सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के जिन 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, वो समय अब समाप्त हो चुका है और अब भी उत्तरी गाजा से लगभग 6 लाख लोगों ने ही पलायन किया है, जबकि 5 लाख लोग अब भी उत्तरी गाजा और गाजा शहर में रुके हुए हैं। और इनका कहना है कि इजराइल की सेना चाहे तो परमाणु बम से इस पूरे इलाके को उड़ा दे, लेकिन वो अपनी जमीन और अपने घरों को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वो मरने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसी बात करने वालों में गाजा के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी इसी गाजा पट्टी में रहती है। गाजा पट्टी की 40% आबादी यानी 20 लाख में से 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल या उससे कम है। लेकिन ये लाखों बच्चे और ये लाखों युवा आज इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि ये अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। और इनमें बहुत सारे बच्चे और लोग हमास के साथ हैं। आज भी ये लोग हमास को पसंद करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक फिलिस्तीन के 62% लोग, फिर से आप सुन लीजिए, फिलिस्तीन के 62% लोग ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, यानी इन्हें आतंकवादी मानते ही नहीं हैं और इन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। और आज जब इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है तो उत्तरी गाजा के लोगों से वो अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए कह रहा है। देखिए, सिर्फ इतनी बात कही है इजराइल ने कि उत्तरी गाजा में जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप अब दक्षिणी गाजा में चले जाइए, हम वहां पानी भी बहाल कर देंगे और वहां पर आपके ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन उत्तरी गाजा में हमला होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए। गाजा पट्टी में गरीबी के बीच रह रहे लाखों लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं होगी कि हमास का ये चीफ दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी है। हमास के चीफ की टोटल नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपए की है और दोहा में ये एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसकी शायद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। इसके पास दोहा में 25 से ज्यादा करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस है जो किसी 5 स्टार होटल से शायद ज्यादा ही आलीशान होगा, और ये कहीं भी आने जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई वर्षों से ये गाजा पट्टी में गया तक नहीं है। गाजा पट्टी के लोगों को मौत के मुंह में तो झोंक रहा है, लेकिन खुद गाजा पट्टी में नहीं रहता, खुद जाता भी नहीं है। यानी गाजा पट्टी के जो लोग हमास की वजह से आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं, दवाइयां नहीं, इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उस हमास का चीफ गाजा पट्टी में रहता तक नहीं है। वो कतर के दोहा में आलीशान जिंदगी जी रहा है और वहां से अपने शानदार पेंट हाउस में बैठकर बयान देता है कि गाजा पट्टी के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाजा के बच्चों को आतंकवादी बनाने वाले इन लोगों के अपने बच्चे टेररिस्ट नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून हैं। हमास के चीफ के 13 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटों की पहचान एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर होती है और इनमें एक बेटे की तो जॉर्डन में ही बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हमास ने गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंकवादी बनाकर छोड़ दिया है और उनके दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो यहीं पर रहकर मरना चाहते हैं। वो ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना जीवन में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। वो अपने जमीन की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ मरना चाहते हैं। और इसका कारण है ये धर्म, जिसकी गलत डेफिनेशन इन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। और इसीलिए हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ये जो पूरी लड़ाई है ये जमीन के पीछे नहीं है, बल्कि उस जमीन के गर्भ में धर्म छुपा हुआ है। और ये एक धर्म युद्ध है 2 धर्मों के बीच। हमास ने गाजा पट्टी की पानी की पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लिए, लेकिन अब वो दुनिया को यह कह रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी के लोगों को भूखा और प्यासा मारना चाहता है और इजराइल ने पानी की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है। इजराइल ने कहा है कि जब तक आप हमारे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे गाजा में, तब तक हम आपकी पानी की सप्लाई बहाल नहीं करेंगे। दूसरा कहा है कि पानी की सप्लाई दक्षिणी गाजा में जारी रहेगी
आप सब लोग भागकर गाजा के दूसरे हिस्से में चले जाइए, लेकिन उत्तरी गाजा में जहां पर हम हमला करने वाले हैं वहां पानी नहीं आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग घंटों तक लाइनों में लग रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यह कह रहा है कि इजराइल इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो आम जनता को, बच्चों को, महिलाओं को, परिवारों को इस तरह प्यासा मरने के लिए छोड़ दे और एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज कर दे। ये इजराइल की बहुत बुरी बात है, इजराइल का ये अमानवीय व्यवहार है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज ही इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है। यानी जिस इजराइल को कट्टर कहा जाता है वो तो गाजा पट्टी के लोगों के लिए पानी की सप्लाई को फिर से शुरू कर देता है, लेकिन जिस हमास को फिलिस्तीन के लोगों का असली हमदर्द बताया जाता है, उस हमास के आतंकवादी वाटर पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन के जो मुसलमान इजराइल द्वारा पानी रोके जाने को क्रूरता बताते हैं, वही मुसलमान वाटर पाइपलाइन से रॉकेट बनाने वाले हमास का विरोध तक नहीं करते, उसे रोकते तक नहीं है। अगर पानी इतना जरूरी था तो पानी की जो पाइपलाइन थी उसे क्यों काटा और उसके हथियार क्यों बना लिए? OIC दुनिया के 57 इस्लामिक देशों का यह संगठन है, 57 जिनमें कई देश इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता भी नहीं देते। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो इजराइल को मानते ही नहीं एक देश, लेकिन ये फिलिस्तीन नाम से अलग राष्ट्र बनाने का पूरा समर्थन करते हैं। और अभी फिलिस्तीन की नेशनल अथॉरिटी इन 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन का हिस्सा भी है। यानी जो फिलिस्तीन है, जो उसकी नेशनल अथॉरिटी है, वो भी OIC का हिस्सा है। आज हम OIC के लिए एक सुझाव लेकर आए हैं और वो ये है कि ये 57 इस्लामिक देश गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमानों को अपने देशों में शरण क्यों नहीं देते? अगर ये 57 मुस्लिम देश ऐसा करने के लिए तैयार हो गए तो इनमें हर देश को गाजा के सिर्फ 35,000 मुसलमानों को ही अपने देश में शरण देनी होगी और 35,000 लोग किसी देश के लिए ज्यादा नहीं होते। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? गाजा पट्टी में इस वक्त लगभग 20 लाख लोगों की आबादी है। ये 20 लाख लोग अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन जाएं कहां? उनके पास जो इजिप्ट है उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। उसने कहा है कि आप बॉर्डर पार करके हमारे यहां शरणार्थी बनकर नहीं आ सकते। एक तरफ इजिप्ट का बॉर्डर है जो बंद है, दूसरी तरफ इजराइल की सेना खड़ी है जो खून की प्यासी है, और तीसरी तरफ समुद्र है। तो ये लाखों लोग कहां जाएं? और यह धर्म युद्ध है, इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच उसके नाम पर लड़ा जा रहा है। तो OIC के जो देश हैं, आज उन्हें यह कहना चाहते हैं कि इन 20 लाख मुसलमानों को आप इन 57 देशों में शरण क्यों नहीं दे देते? और अगर आप 20 लाख मुसलमानों को 57 देशों में बराबर 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 बांट देंगे तो हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 लोग आएंगे। 1970 से पहले जॉर्डन ने फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को अपने यहां शरण देने का फैसला किया और शरण दे दी, लेकिन यही शरणार्थी बाद में जॉर्डन के उस समय के किंग के खून के प्यासे बन गए थे और उन्हें सत्ता से हटाकर जॉर्डन पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जिसके बाद वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 20,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी, क्योंकि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये जॉर्डन पर कब्जा करना चाहते थे। यानी जिस देश ने उन्हें शरण दी उसी देश के राजा को मारना चाहते थे। यानी ये मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन खुद को उनका असली हमदर्द जरूर बता रहे हैं। और अगर भरोसा करते हैं तो हम उन्हें ये चुनौती दे रहे हैं आज कि वो अपने देश में 35,000 लोगों को रख लीजिए और 57 देश मिलकर पूरे फिलिस्तीन के लोगों का जीवन बचा सकते हैं। 57 देश। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता और कई सांसद दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे और उन्होंने इस युद्ध में फिलिस्तीन के प्रभावित लोगों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। और इनमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़कर भी। इनमें कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं, बीएसपी के सांसद दानिश अली हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं, सीपीआई और सीपीएम के अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और बाकी के नेता दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास आज पहुंचे
और इन नेताओं ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, पढ़कर भी सुनाऊंगा। इनमें पाकिस्तान है, कतर है, लेबनान है और हमारा अपना देश भारत भी है, जो औपचारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। भारत ने अब तक हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया है और आज हम भारत सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि उसे हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में तत्काल प्रभाव से डालना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना बयान दिया था तो उन्होंने खुलकर इन्हें आतंकवादी कहकर पुकारा था। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लोगों के पास ना तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ना अस्पताल हैं, ना दूसरी सुविधाएं हैं, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है। ऐसे देश की युवा क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम को जिस तरह से हराया, वो अपने आप में लाइफ मैनेजमेंट का एक लेसन है, जो आज हमारे देश के युवाओं को यहां से सीखना चाहिए। इंग्लैंड वो देश है जहां से क्रिकेट के खेल की शुरुआत हुई और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ है 489 करोड़, जबकि अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ है सिर्फ 58 करोड़। इंग्लैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी को हर महीने 15 से 30 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने, जबकि अफगानिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी को हर महीने 33 से 58 हजार रुपए मिलते हैं, जो कि हमारे यहां आप सोचिए कि किस लेवल पर 58 हजार रुपए की सैलरी होगी एक खिलाड़ी को। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले इंग्लैंड के इन अमीर खिलाड़ियों को, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, शानदार स्टेडियम्स हैं, हरी हरी घास वाली पिच हैं, प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, उन्हें आसानी से हरा दिया। और इसलिए अफगानिस्तान की इस जीत से आज आप 4 बातें सीख सकते हैं। मैं आज आपको स्कोर बोर्ड नहीं बताऊंगा, स्कोर बोर्ड तो आप जानते हैं। यह भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया।